प्रिय छात्र छात्राओं एवं आदरणीय साथियों, नमस्कार। आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग अपने इंटरमीडिएट की पाठ्यपुस्तक में शामिल खून का रिश्ता कहानी का अध्ययन करते हैं। खून का रिश्ता भीष्म साहनी द्वारा रचित सामाजिक यथार्थ पर आधारित कहानी है, जिसमें वर्तमान भारतीय समाज में रिश्तों में आती दरार और उनके बनते बिगड़ते समीकरणों का बड़ा ही मार्मिक विवेचन किया गया है। यह कहानी हमारे युवा वर्ग को दहेज प्रथा के उन्मूलन का संदेश देते हुए अपने विचारों को दृढ़तापूर्वक रखने के लिए भी प्रेरित करती है। इसके साथ ही यह कहानी यह भी संदेश देती है कि परंपरागत मान्य खून के रिश्तों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो आइए पहले हम इस कहानी का वाचन कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। खाट की पाटी पर बैठा चाचा मंगल सेन हाथ में चिलम थामे सपने देख रहा था। उसने देखा कि वह समधियों के घर बैठा है और वीरजी की सगाई हो रही है। उसकी पगड़ी पर केसर के छींटे हैं और हाथ में दूध का गिलास है, जिसे वह घूंट घूंट करके पी रहा है। दूध पीते हुए कभी बादाम की गिरी मुंह में जाती है, कभी पिस्ते की। बाबूजी पास खड़े समधियों से उसका परिचय करा रहे हैं। यह मेरा चचाजाद छोटा भाई है, मंगल सेन। समधी मंगल सेन के चारों ओर घूम रहे हैं। उनमें से एक झुककर बड़े आग्रह से पूछता है, और दूध लाऊं चाचा जी, थोड़ा सा और? अच्छा, ले आओ आधा गिलास, मंगल सेन कहता है और तर्जनी से गिलास के तल में से शक्कर निकाल निकाल कर चाटने लगता है। मंगल सेन ने जीभ का चटखारा लिया और सिर हिलाया। तंबाकू की कड़वाहट से भरे मुंह में भी मिठास आ गई, मगर स्वप्न भंग हो गया। हल्की सी झुरझुरी मंगल सेन के सारे बदन में दौड़ गई और मन सगाई पर जाने के लिए ललक उठा। यह स्वप्नों की बात नहीं थी, आज सचमुच उसके भतीजे की सगाई का दिन था। बस थोड़ी देर बाद ही सगे संबंधी घर आने लगेंगे। बाजा बजेगा, फिर आगे आगे बाबूजी, पीछे पीछे मंगल सेन और घर के अन्य संबंधी। सभी सड़क पर चलते हुए समधियों के घर जाएंगे। मंगल सेन के लिए खाट पर बैठना असंभव हो गया। बदन में खून तो छटाक भर था, मगर ऐसा उछलने लगा था कि बैठने नहीं देता था। ऐन उसी वक्त कोठरी में संतू आ पहुंचा और खाट पर बैठकर मंगल सेन के हाथ में से चिलम लेते हुए बोला, तुम्हें सगाई पर नहीं ले जाएंगे चच्चा? चाचा मंगल सेन के बदन में सिर से पांव तक लर्जिश हुई, पर यह सोचकर कि संतू खिलवाड़ कर रहा है, बोला, बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते। कई बार कहा, मुझे नहीं ले जाएंगे तो क्या तुम्हें ले जाएंगे? किसी को भी नहीं ले जाएंगे। वीर जी कहते हैं सगाई डलवाने सिर्फ बाबूजी जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। वीर जी आए हैं? चाचा मंगल सेन के बदन में फिर लर्जिश हुई और दिल धक धक करने लगा। संतू घर का पुराना नौकर था, क्या मालूम ठीक ही कहता हो। ऊपर चलो, सब लोग खाना खा रहे हैं। संतू ने चिलम के 2 कस लगाए, फिर चिलम को ताक पर रखा और बाहर जाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने फिर एक बार घूमकर हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं ले जाएंगे चच्चा, लगा लो शर्त। 2-2 रुपए की शर्त लगती है। बस बकबक नहीं कर, जा अपना काम देख। ऊपर रसोई घर में सचमुच बहस चल रही थी। संतू ने गलत नहीं कहा था। रसोई घर में एक तरफ दीवार के साथ पीठ लगाए बाबूजी बैठे खाना खा रहे थे। चौके के ऐन बीच में वीरजी और मनोरमा भाई बहन एक साथ एक ही थाली में खाना खा रहे थे। माँ जी चूल्हे के सामने बैठी पराठे सेंक रही थीं। माँ बेटे को समझा रही थी, यही मौके खुशी के होते हैं बेटा, कोई पैसे का भूखा नहीं होता। अकेले तुम्हारे पिताजी सगाई डलवाने जाएंगे तो समधी भी इसे अपना अपमान समझेंगे। मैंने कह दिया, माँ मेरी सगाई 100 रुपये में होगी और केवल बाबूजी सगाई डलवाने जाएंगे। जो मंजूर नहीं हो तो अभी से। बस बस, आगे कुछ मत कहना, माँ ने झट से टोकते हुए कहा। फिर क्षुब्ध होकर बोली, जो तुम्हारे मन में आए करो, आजकल कौन किसकी सुनता है। छोटा सा परिवार और इसमें भी कभी कोई काम ढंग से नहीं हुआ। मुझे तो पहले ही मालूम था तुम अपनी ही करोगे। अपनी क्यों करेगा? मैं कान खींचकर इसे मनवा लूँगा।
बाबूजी ने बेटे की ओर देखते हुए बड़े दुलार से कहा। पर वीर जी खींच उठे। क्या आप खुद नहीं कहा करते थे कि ब्याह शादियों पर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए? अब अपने बेटे की सगाई का वक्त आया तो सिद्धांत ताक पर रख दिए। बस आप अकेले जाइए और ₹125 लेकर सगाई डलवा लाइए। वाह जी, मैं क्यों ना जाऊं? आजकल बहनें भी जाती हैं, मनोरमा सिर झटक कर बोली। वीर जी, तुम इस मामले में चुप रहो। सुनो बेटा, न तुम्हारी बात न मेरी, बाबूजी बोले। केवल 5 या 7 संबंधी लेकर जाएंगे, कहोगे तो बाजा भी नहीं होगा। वहां उनसे कुछ मांगेंगे भी नहीं, जो समधी ठीक समझें दे दें, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस पर वीर जी तुनक कर कुछ कहने जा ही रहे थे जब सीढ़ियों पर मंगलसेन के कदमों की आवाज आई। अच्छा, अभी मंगलसेन से कोई बात नहीं करना, खाना खा लो, फिर बातें होती रहेंगी, माँ जी ने कहा। 50 बरस की उम्र के मंगलसेन के बदन के सभी चूले ढीले पड़ गए थे। जब चलता तो उचक उचक कर हिचकोलें खाता हुआ, और जब सीढ़ियां चढ़ता तो पांव घसीट कर बार बार छड़ी उकोरता हुआ। जब भी वह सड़क पर जा रहा होता, मोड़ पर का साइकिल वाला दुकानदार हमेशा मंगलसेन से मजाक करते कहता, आओ मंगलसेन जी, पेंच कस दें। और जवाब में मंगलसेन हमेशा उसे छड़ी दिखाकर कहता, अपने से बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते, तू अपनी हैसियत तो देख। मंगलसेन को अपनी हैसियत पर बड़ा नाज था। किसी जमाने में फौज में रह चुका था, इस कारण अब भी सिर पर खाकी पगड़ी पहनता था। खाकी रंग सरकारी रंग है। पटवारी से लेकर बड़े बड़े इंस्पेक्टर तक सभी खाकी पगड़ी पहनते हैं। इस पर ऊंचा खानदान और शहर के धनी मानी भाई के घर में रहना, ऐंठता नहीं तो क्या करता। दहलीज पर पहुंचकर मंगलसेन ने अंदर झांका। खिचड़ी मूछें सस्ता तंबाकू पीते रहने के कारण पीली हो रही थीं। घनी भौहों के नीचे दाईं आंख कुछ ज्यादा खुली हुई और बाईं आंख कुछ ज्यादा सिकुड़ी हुई थी। सामने के 3 दांत भी गायब थे। भौजाई जी, आप रोटियां सेंक रही हैं नौकरों के होते हुए? आओ मंगलसेन जी, आओ, जरा देखो तो यहाँ कौन बैठा है। नमस्ते चाचा जी, वीर जी ने बैठे बैठे कहा। उठकर चाचा जी को पालागन करो बेटा, तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है, बाबूजी ने बेटे को झिड़क कर कहा। वीर जी उठ खड़े हुए और झुककर चाचा जी को पालागन किया। चाचा जी झेंप गए। कोने में बैठा संतू, जो नल के पास बर्तन मलने लगा था, कंधे के पीछे मुंह छिपाए हंसने लगा। जीते रहो, बड़ी उम्र हो, मंगलसेन ने कहा, और वीरजी के सिर पर इस गंभीरता से हाथ फेरा कि वीरजी के बाल बिखर गए। मनोरमा खिलखिलाकर हंसने लगी। सगाई वाले दिन वीरजी खुद आ गए हैं, वाह वाह। बैठ जा मंगलसेन, बहुत बातें नहीं करते, बाबूजी बोले। आप मेरी जगह पर बैठ जाइए चाचा जी, मैं दूसरी चटाई ले लूँगा, वीरजी ने कहा। 2 मिनट खड़ा रहेगा तो मंगलसेन की टांगें नहीं टूट जाएंगी, बाबूजी बोले। या खुद भी चटाई पकड़ सकता है। जाओ मंगलसेन, जरा टांगे हिलाओ और अपने लिए चटाई उठा लाओ। माँ जी ने दांत तले होंठ दबाया और घूर घूर कर बाबूजी की ओर देखने लगी। नौकरों के सामने तो मंगलसेन के साथ इस तरह रुखाई से नहीं बोलना चाहिए। आखिर तो खून का रिश्ता है, कुछ लिहाज करना चाहिए। मंगलसेन छज्जे पर से चटाई उठाने गया। दरवाजे के पास पहुंचकर नौकर की पीठ के पीछे से गुजरने लगा तो संतू ने हंसकर कहा, वहाँ नहीं है चाचा जी, मैं देता हूँ, ठहरो, एक ही बर्तन रह गया है, मलकर उठता हूँ। संतू निश्चिंत बैठा, कंधों के बीच सिर झुकाए बर्तन मलता रहा। मनोरमा घुटनों के ऊपर अपनी ठुड्डी रखे दोनों हाथों से अपने पैरों की उंगलियां मलती हुई कोई वार्ता सुनाने लगी। दुकानदारों की टांगें कितनी छोटी होती हैं भैया, क्या तुमने कभी देखा है? अपने भाई की ओर कनखियों से देखकर हंसती हुई बोली। जितनी देर वे गद्दी पर बैठे रहें ठीक लगते हैं, पर जब उठें तो सहसा छोटे हो जाते हैं। इतनी छोटी छोटी टांगें। आज मैं एक दुकान पर सूटकेस लेने गई। उठो संतू, चटाई ला दो, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता, चाचा मंगलसेन संतू से आग्रह करने लगा। वहां खड़े क्या कर रहे हो मंगलसेन, चलो इधर आओ। उठ संतू, चटाई ले आ, सुनता नहीं तू? इसे कोई बात कहो तो कान में दबा जाता है, माँ बोली। संतू की पीठ पर चाबुक पड़ी। उसी वक्त उठा और जाकर चटाई ले आया। माँ जी ने चूल्हे के पास दीवार के साथ रखी 2 थालियों में से एक थाली उठाकर मंगलसेन के सामने रख दी। मैले रुमाल से हाथ पोंछते हुए मंगलसेन चटाई पर बैठ गया। थाली में आज 3 भाजियां रखी थीं।
चपातियां खूब गरम गरम थीं। सहसा बाबूजी ने मंगलसेन से पूछा, आज रामदास के पास गए थे, किराया दिया उसने या नहीं? मंगलसेन खुशी में था, उसी तरह चाहकर बोला, बाबूजी, वह अफीमची कभी घर पर मिलता है? कभी नहीं, आज घर पर था ही नहीं। एक थप्पड़ मैं तेरे मुंह पर लगाऊंगा। तुमने क्या मुझे बच्चा समझ रखा है? रसोई घर में सहसा सन्नाटा छा गया। माँ ने होठ भींच लिए। मंगलसेन की पुलकन सिहरन में बदल गई। उसका दायां गाल हिलने सा लगा, जैसे चपट पड़ने पर सचमुच हिलने लगता है। 6 महीने का किराया उस पर चढ़ गया है, तू करता क्या रहता है? नुक्कड़ में बैठे संतू के भी हाथ बर्तनों को मलते मलते रुक गए। भाई बहन फर्श की ओर देखने लगे। हाय बेचारा, मनोरमा ने मन ही मन कहा, और अपने पैरों की उंगलियों की ओर देखने लगी। वीरजी का खून खौल उठा। चाचा जी गरीब हैं, इसीलिए उन्हें इतना दुत्कारा जाता है। और पराठा डालूं मंगलसेन जी? माँ ने पूछा। मंगलसेन का कौर अभी गले में ही अटका हुआ था। दोनों हाथों से थाली को ढकते हुए हड़बड़ाकर बोला, नहीं भौजाई जी, बस जी। जब मेरे यहाँ रहते यह हाल है, तो जब मैं कभी बाहर जाऊंगा तो क्या हाल होगा? मैं चाहता हूँ तू कुछ सीख जाए और किराए का सारा काम संभाल ले, मगर 6 महीने तुझे यहाँ आए हो गए, तूने कुछ नहीं सीखा। इस वाक्य को सुनकर मंगलसेन के सर्द लहू में थोड़ी सी हरारत आई। मैं आज ही किराया ले आऊँगा बाबूजी, ना देगा तो जाएगा कहाँ? मेरा भी नाम मंगलसेन है। मुझे कभी बाहर जाना पड़ा तो तुम्ही को काम संभालना है। नौकर कभी किसी को कमाकर नहीं खिलाते। जमीन जायदाद का काम करना हो तो सुस्ती से काम नहीं चलता, कुछ हिम्मत से काम लिया करो। मंगलसेन के बदन में झुरझुरी हुई। दिल में ऐसा हुलास उठा कि जी चाहा पगड़ी उतारकर बाबूजी के कदमों पर रख दे। हुमक कर बोला, चिंता ना करो जी, मेरे होते यहाँ चिड़ी फड़क जाए तो कहना, डर किस बात का? मैंने लाम देखी है बाबूजी। बसरे की लड़ाई में कप्तान रस्किन था हमारा। कहने लगा, देखो मंगलसेन, हमारी शराब की बोतल लारी में रह गई है, वह हमें चाहिए। उधर मशीन गन चल रही थी। मैंने कहा, अभी लो साहब, और अकेले मैं वहां से बोतल निकाल लाया। ऐसी क्या बात है? मंगलसेन फिर चहकने लगा। मनोरमा मुस्कुराई और कनखियों से अपने भाई की ओर देखकर धीमे बोली। चाचा जी की दुम फिर हिलने लगी। मंगलसेन खाना खा चुका था। उठते हुए हंसकर बोला, तो 4 बजे चलेंगे ना सगाई डलवाने? तू जा, अपना काम देख, जो जरूरत हुई तो तुम्हें बुला लेंगे, बाबूजी बोले। चाचा मंगलसेन का दिल धक से रह गया। संतू शायद ठीक ही कहता था, मुझे नहीं ले चलेंगे। उसे रुलाई सी आ गई, मगर फिर चुपचाप उठ खड़ा हुआ। बाहर जाकर जूते पहने, छड़ी उठाई और झूलता हुआ सीढ़ियों की ओर जाने लगा। बीरजी का चेहरा क्रोध और लज्जा से तमतमा उठा। मनोरमा को डर लगा कि बात और बिगड़ेगी। वीरजी कहीं बाबूजी से ना उलझ बैठें। माँ जी को भी बुरा लगा। धीमे से कहने लगी, देखो जी, नौकरों के सामने मंगलसेन की इज्जत आबरू का कुछ तो ख्याल रखा करो। आखिर तो खून का रिश्ता है, कुछ तो मुँह मुलाहिजा रखना चाहिए। दिन भर आपका काम करता है। मैंने उसे क्या कहा है? बाबूजी ने हैरान होकर पूछा। यूँ रुखाई के साथ नहीं बोलते, वह क्या सोचता होगा? इस तरह बेआबरूई किसी की नहीं करनी चाहिए। क्या बक रही हो? मैंने उसे क्या कहा है? बाबूजी बोले। फिर सहसा वीर जी की ओर घूरकर कहने लगे, अब तू बोल भाई, क्या कहता है? कोई भी काम ढंग से करने देगा या नहीं? मैंने कह दिया पिताजी, आप अकेले जाइए और 100 रुपये लेकर सगाई डलवा लाइए। रसोई घर में चुप्पी छा गई। इस समस्या का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। वीर जी टस से मस नहीं हो रहे थे। सहसा बाबूजी ने सिर पर पगड़ी उतारी और सिर आगे को झुकाकर बोले, कुछ तो इन सफ़ेद बालों का ख्याल कर, क्यों हमें रुसवा करता है? वीर जी गुस्से में थे। चाचा मंगलसेन गरीब हैं, इसीलिए उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जाता है। यह बात उसे खल रही थी, मगर जब बाबूजी ने पगड़ी उतार कर अपने सफ़ेद बालों की दुहाई दी तो सहम गया। फिर भी साहस करके बोला, यदि आप अकेले नहीं जाना चाहते तो चाचा जी को साथ ले जाइए, बस 2 जने चले जाएं। कौन से चाचा को? माँ जी ने पूछा। चाचा मंगलसेन को। कोने में बैठे संतू ने भी हैरान होकर सिर उठाया। माँ झट से बोली, हाय हाय बेटा, शुभ शुभ बोलो। अपने रईस भाइयों को छोड़कर इस मरदूत को साथ ले जाएं, सारा शहर थू थू करेगा। माँ जी, अभी तो आप कह रही थीं खून का रिश्ता है, किधर गया खून का रिश्ता? चाचा जी गरीब हैं, इसीलिए। मैं कब कहती हूँ यह ना जाएं? यह भी जाएं, लेकिन और संबंधी भी तो जाएं। अपने धनी मानी संबंधियों को छोड़ दे
और इस बहरूपियों को साथ ले जाएं, क्या यह अच्छा लगेगा? तो फिर बाबूजी अकेले जाएं। वीर जी परेशान हो उठे। मैंने जो कहना था कह दिया, अब जो तुम्हारे मन में आए करो, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। और उठकर रसोई घर से बाहर चले गए। बेटे के यूं उठ जाने से रसोई घर में चुप्पी छा गई। माँ और बाप दोनों का मन खिन्न हो उठा। ऐसा शुभ दिन हो, बेटा घर पर आए और यूं तकरार होने लगे। माँ का दिल टूक टूक होने लगा। उधर बाबूजी का क्रोध बढ़ रहा था। उनका जी चाहता था कह दें, जा, फिर मैं भी नहीं जाऊंगा, भेज दे जिसको भेजना चाहता है। मगर यह वक्त झगड़े को लंबा करने का ना था। सबसे पहले माँ ने हार मानी। क्या बुरा कहता है, आजकल के लड़के माँ बाप के हजारों रुपए लुटा देते हैं। इसके विचार तो कितने ऊंचे हैं। यह तो 1.25 में सगाई करना चाहता है। तुम मंगल सेन को ही अपने साथ ले जाओ, अकेले जाने से तो अच्छा है। बाबूजी बड़बड़ाए, बहुत बोले, मगर आखिर चुप हो गए। बच्चों के आगे किस माँ बाप की चलती है, और चुपचाप उठकर अपने कमरे में जाने लगे। जा संतु, मंगल सेन को कह तैयार हो जाएं, माँ जी ने कहा। मनोरमा चहक उठी और भागी हुई वीरजी को बताने चली गई कि बाबूजी मान गए हैं। मंगल सेन को जब मालूम हुआ कि अकेला वही बाबूजी के साथ जाएगा, तो कितनी ही देर तक वह कोठरी में उचकता और चक्कर लगाता रहा। बदन का छटाक भर खून फिर से उछलने लगा। जी चाहा कि संतू से उसी वक्त शर्त के 2 रुपये रखवा ले। क्यों ना हो, आखिर मुझसे बड़ा संबंधी है भी कौन? मुझे नहीं ले जाएंगे तो किसे ले जाएंगे? मैं और बाबूजी ही इस घर के कर्ता धर्ता हैं, और कौन है? जितना ही अधिक वह इस बात पर सोचता, उतना ही अधिक उसे अपने बड़प्पन पर विश्वास होने लगता। आखिर उसने कोने में रखी टंकी को खोला और कपड़े बदलने लगा। घंटा भर बाद जब मंगलसेन तैयार होकर आंगन में आया, तो माँ जी का दिल बैठ गया। यह सूरत लेकर समधियों के घर जाएगा। मंगलसेन के सिर पर खाकी पगड़ी, नीचे मैली कमीज के ऊपर खाकी फौजी कोट जिसके धागे निकल रहे थे, और नीचे धारीदार पाजामा और मोटे मोटे काले बूट। माँ को रुलाई आ गई, पर यह अवसर रोने का नहीं था। अपनी रुलाई को दबाती हुई वह आगे बढ़ाई। मनोरमा, जा भाई की अलमारी में से एक धुला पाजामा निकाला। फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुंह करके बोली, सुनते हो जी, अपनी एक पगड़ी इधर भेज देना। मंगलसेन के पास ढंग से पगड़ी भी नहीं है। मंगलसेन का कायाकल्प होने लगा। मनोरमा पाजामा ले आई। संतू बूट पॉलिश करने लगा। आंगन के ऐन बीचों बीच एक कुर्सी पर मंगलसेन को बिठा दिया गया और परिवार के लोग उसके आसपास भागदौड़ करने लगे। कहीं से मनोरमा की 2 सहेलियां भी आ पहुंची थीं। मंगलसेन पहले से भी छोटा लग रहा था। नंगा सिर, दोनों हाथ घुटनों के बीच जोड़े वह आगे की ओर झुककर बैठा था। बार बार उसे रोमांच हो रहा था। मंगलसेन का स्वप्न सचमुच साकार हो उठा। समधियों के घर में उसकी वह आवभगत हुई कि देखते बनता था। मंगलसेन आराम कुर्सी पर बैठा था और पीछे एक आदमी खड़ा पंखा झल रहा था। समधी आगे पीछे हाथ बांधे घूम रहे थे। एक आदमी ने सचमुच झुककर बड़े आग्रह से कहा, और दूध लाऊं चाचा जी, थोड़ा सा और जवाब में मंगलसेन ने कहा, हाँ, आधा गिलास ले आओ। समधियों के घर की ऐसी सजधज कि मंगलसेन दंग रह गया और उसका सिर हवा में तैरने लगा। आवाज ऊंची करके बोला, लड़की कुछ पढ़ी लिखी भी है या नहीं? हमारा बेटा तो एमए पास है। जी, आपकी दया से लड़की ने इसी साल बीए पास किया है। घर का काम धंधा भी कुछ जानती है या सारा दिन किताबें ही पढ़ती रहती है? जी, थोड़ा बहुत जानती है। थोड़ा बहुत क्यों? आखिर सगाई डलवाने का वक्त आया। समधी बादामों से भरे कितने ही थाल लाकर बाबूजी और मंगलसेन के सामने रखने लगे। बाबूजी ने हाथ बांध दिए। मैं तो केवल 1 रुपया और 4 आने लूँगा। मेरा इन चीज़ों में विश्वास नहीं है। हमें अब पुरानी रस्मों को बदलना चाहिए। आप सलामत रहें। आपका 1.25 रुपया भी मेरे लिए 1.25 लाख के बराबर है। आपको किस चीज़ की कमी है लाला जी? पर हमारा दिल रखने के लिए ही कुछ स्वीकार कर लीजिए। बाबूजी मुस्कुराए। नहीं महाराज, आप मुझे मजबूर ना करें। यह उसूल की बात है। मैं तो 1.25 रुपया ही लेकर जाऊंगा। आपका सितारा बुलंद रहे। आपकी बेटी हमारे घर आएगी तो साक्षात लक्ष्मी विराजेंगी। मंगलसेन के लिए चुप रहना असंभव हो रहा था। हुमक कर बोला, एक बार कह जो दिया जी कि हम 1.25 रुपया ही लेंगे। आप बार बार तंग क्यों करते हैं? बेटी के पिता हंस दिए और पास खड़े अपने किसी संबंधी के कान में बोले, लड़के के चाचा हैं, दूर के, घर में टिके हुए हैं। लाला जी ने आसरा दे रखा है।
आखिर समधी अंदर से एक थाल ले आए जिस पर लाल रंग का रेशमी रुमाल बिछा था और बाबूजी के सामने रख दिया। बाबूजी ने रुमाल उठाया तो नीचे चांदी के थाल में चांदी की 3 चमचम करती कटोरियां रखी थीं। एक में केसर, दूसरी में रांगला धागा, तीसरी में एक चमकता चांदी का रुपया और चमकती चवन्नी। इसके अलावा 3 कटोरियों में 3 छोटे छोटे चांदी के चम्मच रखे थे। आपने आखिर अपनी ही बात की, बाबूजी ने हंसकर कहा। मैं तो केवल 1.25 रुपया लेने आया था, मगर थाल स्वीकार कर लिया और मन ही मन कटोरियों, थाल और चम्मचों का मूल्य आंकने लगे। मनोरमा और उसकी सहेलियां छज्जे पर खड़ी थीं। जब दोनों भाई सड़क पर आते दिखाई दिए, मंगल सेन के कंधे पर थाल था, लाल रंग के रुमाल से ढका हुआ, और आगे आगे बाबूजी चले आ रहे थे। वीरजी अब भी अपने कमरे में थे और पलंग पर लेटे किसी नावल के पन्नों में अपने मन को लगाने का विफल प्रयास कर रहे थे। उनका माथा थका हुआ था, मगर हृदय धूमिल भावनाओं से उद्वेलित होने लगा था। क्या प्रभा मेरे लिए भी कोई संदेश भेजेगी? 1.25 रुपये में सगाई डलवाने के बारे में वह क्या सोचती होगी? मन ही मन तो जरूर मेरे आदर्शों को सराहती होगी। मैंने एक गरीब आदमी को अपनी सगाई डलवाने के लिए भेजा, इससे अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे आदर्शों का क्या हो सकता है? लाख लाख बधाइयाँ भौजाई जी। घर में कदम रखते ही मंगल सेन ने आवाज लगाया। मनोरमा और उसकी सहेलियां भागती हुई जंगले पर आ गईं। बाबूजी गंभीर मुद्रा बनाए आंगन में आए और छड़ी कोने में रखकर अपने कमरे में चले गए। मनोरमा भागती हुई नीचे गई और झपट कर थाल चाचा मंगल सेन के हाथ से छीन लिया। कैसी पगली है, 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकती? वाह जी वाह, मनोरमा ने हंसकर कहा। बाबूजी की पगड़ी पहन ली तो बाबूजी ही बन बैठे हैं। लाइए, मुझे दीजिए, आपका काम पूरा हो गया। माँ जी की दोनों बहनें जो इस बीच आ गई थीं, माँ जी से गले मिल मिलकर बधाई देने लगी। आवाज़ सुनकर वीरजी भी जंगले पर आ खड़े हुए और नीचे आंगन का दृश्य देखने लगे। थाल पर रखे लाल रूमाल को देखते ही उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। सहसा ही वह ससुराल की चीज़ों से गहरा लगाव महसूस करने लगे। इस रूमाल को जरूर प्रभा ने अपने हाथ से छुआ होगा। उनका जी चाहा कि रूमाल को हाथ में लेकर चूम लें। इस भेंट को देखकर उनका मन प्रभा से मिलने के लिए बेताब होने लगा। माँ जी ने थाल पर रुमाल उठाया। चमकती कटोरियाँ, चमकता थाल, बीच में रखे चम्मच। वीरजी को महसूस हुआ जैसे प्रभा ने अपने गोरे गोरे हाथों से इन चीज़ों को करीने से सजा कर रखा होगा। पानी पिलाओ संतू, चाचा मंगल सेन ने आंगन में कुर्सी पर बैठते हुए टांग के ऊपर टांग रखकर संतू को आवाज़ लगाई। इतने में माँ जी की याद आई। 3 कटोरियाँ और 2 चम्मच, यह क्या हिसाब हुआ? क्या 3 चम्मच नहीं दिए समधियों ने? फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुँह करके बोली, अजी सुनते हो? तुम भी कैसे हो? आज के दिन भी कोई अंदर जा बैठता है? क्या है? बाबूजी ने अंदर से ही पूछा। कुछ बताओ तो सही, समधियों ने क्या कुछ दिया है? बस थाली में जो कुछ है वही दिया है। तेरे बेटे ने मना जो कर दिया था। क्या 3 कटोरियाँ थी और 2 चम्मच थे? नहीं तो चम्मच भी 3 थे। चम्मच तो यहाँ सिर्फ 2 रखे हैं। नहीं नहीं, ध्यान से देखो, जरूर 3 होंगे। मंगल सेन से पूछो, वही थाल उठा कर लाया था। मंगल सेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? मंगल सेन संतू को सगाई का ब्यौरा दे रहा था। समधी हमारे सामने हाथ बांधे यूं खड़े थे जैसे नौकर हों। लड़की बड़ी सुशील है, बड़े सलीके वाली, बीए पास है, सीना पिरोना भी जानती है। मंगल सेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? कौन सा चम्मच? वहीं थाल में होगा, मंगल सेन ने लापरवाही से जवाब दिया। थाल में तो नहीं है, तो उन्होंने 2 ही चम्मच दिए होंगे। बाबूजी ने थाल लिया था। हमें बेवकूफ़ बना रहे हो मंगल सेन जी, तुम्हारे भाई कह रहे हैं 3 चम्मच थे। इतने में बाबूजी की गरज सुनाई दी। इसीलिए मेरे साथ गए थे कि चमचा गंवा आओ, कुछ नहीं तो 5-5 रुपये का एक एक चम्मच होगा। मंगल सेन ने उसी लापरवाही से कुर्सी पर से उठकर कहा, मैं अभी जाकर पूछ आता हूँ, इसमें क्या है? हो सकता है उन्होंने 2 ही चम्मच रखे हों। वहाँ कहाँ जाओगे? बताओ चम्मच कहाँ है? सारा वक्त तो थाल पर रुमाल रखा रहा। बाबूजी, थाल तो आपने लिया था, आपने चम्मच गिने नहीं थे। मेरे साथ चालाकी करता है, बदजात। बता तीसरा चम्मच कहाँ है? माँ जी चम्मच खो जाने पर विचलित हो उठी थीं। बहनों की ओर झुककर बोली, गिनी चुनी तो समधियों ने चीज़ें दी हैं, उनमें से भी अगर कुछ खो जाए तो बुरा तो आखिर लगता ही है। कैसा ढीठ आदमी है, सुन रहा है और कुछ बोलता नहीं, बाबूजी ने गरज कर कहा। चम्मच खो जाने पर अचानक वीरजी को बेहद गुस्सा आ गया। प्रभा ने चम्मच भेजा और वह उन तक पहुंचा ही नहीं।
प्रभा के प्रेम की पहली निशानी ही खो गई। वीरजी सहसा आवेश में आ गए। वीरजी ने आओ देखा न ताओ मंगलसेन के पास जाकर उसे दोनों कंधों से पकड़कर झिंझोड़ दिया। आपको इसीलिए भेजा था कि आप चीजें गंवाएं। सभी चुप हो गए। सख्ता सा छा गया। वीरजी खिन्न से महसूस करने लगे कि मुझसे यह क्या भूल हो गई और झेंप कर वापस जाने लगे। तुम बीच में मत पड़ो बेटा, अगर चम्मच खो गया है तो तुम्हारी बला से। सबका धर्म अपने अपने साथ है। एक चम्मच से कोई अमीर नहीं बन जाएगा। जेब तो देखो इसकी, बाबूजी ने गरज कर कहा। मौसियां झेंप गई और पीछे हट गईं, पर मनोरमा से न रहा गया। वह झट आगे बढ़कर जेब देखने लगी। रसोई घर की दहलीज पर संतू हाथ में पानी का गिलास उठाए रुक गया और मंगलसेन की ओर देखने लगा। चाचा मंगलसेन खड़ा कभी एक को मुंह देख रहा था, कभी दूसरे का। वह कुछ कहना चाहता था मगर मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। एक जेब में से मैला सा रुमाल निकला, फिर बीड़ियों की गड्डी, माचिस, छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा। इस जेब में तो नहीं है, मनोरमा बोली और दूसरी जेब देखने लगी। मनोरमा एक एक चीज निकालती और अपनी सहेलियों को दिखा दिखा कर हंसती। दाईं जेब में कुछ खनका। मनोरमा चिल्ला उठी, कुछ खनका है, इसी जेब में है। चोर पकड़ा गया, तुमने सुना मालती? जेब में से टूटा हुआ चाकू रखा था जो चाबियों के गुच्छे से लगकर खनका था। छोड़ दो मनोरमा, जाने दो, सबका धर्म अपने अपने साथ है। आपसे चम्मच अच्छा नहीं है मंगलसेन जी, लेकिन यह सगाई की चीज थी। मंगलसेन की सांस फूलने लगी और टांगें कांपने लगी, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। दोनों कान खोलकर सुन ले मंगलसेन, बाबूजी ने गरज कर कहा। मैं तेरे से 5 रुपये चम्मच के लेके रहूंगा, इसमें से कोई लिहाज नहीं करूंगा। मंगलसेन खड़े खड़े गिर पड़ा। बधाई बहन जी। नीचे आंगन में से 3-4 स्त्रियों की आवाज एक साथ आई। मंगलसेन गिरा भी अजीब ढंग से। धम्म से जमीन पर जो पड़ा तो उकड़ू हो गया और पगड़ी उतर कर गले में आ गई। मनोरमा अपनी हंसी रोके न रोक सकी। देखो जी, कुछ तो ख्याल करो, गली मोहल्ला सुनता होगा। इतनी रुखाई से भी कोई बोलता है, माँ जी ने कहा। फिर घबरा कर संतू से कहने लगी, इधर आओ संतू और इन्हें छज्जे पर लिटाओ। वीरजी फिर खिन्न सा अनुभव करते हुए अपने कमरे में चले गए। मैंने जल्दबाजी की, मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। इन्होंने चम्मच कहाँ चुराया होगा, जरूर कहीं गिर गया होगा। बाबूजी नीचे अपने कमरे में चले गए। शीघ्र ही घर में ढोलक बजने की आवाज आने लगी। मनोरमा और उसकी सहेलियां आंगन में कालीन बिछाकर बैठ गईं। ढोलक की आवाज़ सुनकर पड़ोसिने घर में बधाई देने आने लगी। ऐन उसी वक्त गली वाले दरवाजे के पास एक लड़का आ खड़ा हुआ। संकोचवश वह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि अंदर जाए या वहीं खड़ा रहे। मनोरमा ने देखते ही पहचान लिया कि प्रभा का भाई वीरजी का साला है। भागी हुई उसके पास जा पहुंची और शरारत से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। आओ बेटा जी, अंदर आओ। तुम यहाँ पड़ोस में रहते हो ना? नहीं, मैं प्रभा का भाई हूँ। मिठाई खाओगे? मनोरमा ने फिर शरारत से कहा और हंसने लगी। लड़का सकुचा गया। नहीं, मैं तो यह देने आया हूँ, उसने कहा और जैकेट की जेब में से एक चमकता सफ़ेद चम्मच निकाला और मनोरमा के हाथ में देकर उन्हीं कदमों वापस लौट गया। हाय, चम्मच मिल गया माँ जी, चम्मच मिल गया। पर माँ जी संबंधियों से घिरी खड़ी थी। मनोरमा रुक गई और माँ से नज़रें मिलाने की कोशिश करते हुए हाथ ऊंचा करके चम्मच हिलाने लगी। चम्मच को कभी नाक पर रखती, कभी हवा में हिलाती, कभी ऊंचा फेंक कर हाथ में पकड़ती, मगर माँ जी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। छज्जे पर संतू ने मंगलसेन को खाट पर लिटाया और मुंह पर पानी का छींटा देते हुए बोला, तुम शर्त जीत गए। बस तनख्वाह मिलने पर 2 रुपये नगद तुम्हारी हथेली पर रख दूंगा। तो यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा है यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम इस कहानी की समीक्षा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।